नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार में। मैं हूं आपके साथ कुणाल गोस्वामी। तो चुनावी मौसम चल रहा है और ऐसे में जहां एक और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और नामांकन प्रक्रिया तेजी के साथ जारी है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की मांग भी जोरों पर रही। बहरहाल जब चुनाव आते हैं तो नेताओं को जनता के बीच जाने और उनसे मौका मिलने का मौका मिलता है, लेकिन एक तारीख ऐसी है जो अपने साथ कई विवाद लेकर आई। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख एक चरण के, लेकिन विवाद अनेक है। हरियाणा में इन दिनों चुनाव की तारीख को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और इनेलो की ओर से लगातार तारीख बदलने की मांग की जा रही है। ऐसा इसलिए भी कि लंबी छुट्टियों के कारण दलों को कम वोटिंग होने की आशंका है। बीजेपी का कहना है कि 1 अक्टूबर के आगे पीछे लंबा वीकेंड है, छुट्टियों में लोग घूमने चले जाते हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत घट जाता है। बीजेपी के बाद इनेलो ने भी चुनाव की तारीख बदलने की मांग कर डाली। वहीं तारीखों के बदलाव की मांगों के बीच कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो पर हमलावर हो गई है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को हार का डर सताने लगा है, लिहाजा वो तारीख बदलने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव की तारीख बदलती है या नहीं, इसका फैसला चुनाव आयोग की बैठक के बाद होने जा रहा है और इसके लिए चुनाव आयोग मंथन भी कर रहा है। इसी को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक की बात भी सामने आई, जो बिना किसी नतीजे के साथ संपन्न हुई। अब तारीख एक ही रहेगी या आने वाले वक्त में इसमें बदलाव होता नजर आएगा, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और तारीख के बीच जो मुद्दों की सियासत हरियाणा में जोर शोर से चल रही है, जहां पर एक तरफ बीजेपी सत्ता में मौजूद होने के बाद अब तीसरी हैट्रिक की आशंका लगाई बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ 10 साल से वनवास देख रही कांग्रेस पार्टी को इस बार सत्ता हस्तांतरण का सुखद ख्वाब भी देखने को मिल रहा है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी, चुनाव की तारीखों पर सियासत भारी, चुनाव की तारीख बदलने पर घमासान, लंबी छुट्टियों के चलते कम होगा मतदान। आगामी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं और मौसमी पारा लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर, हरियाणा विधानसभा चुनाव हो या आगामी झारखंड, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन कर ऐसा एहसास करा रहे हैं जैसे मानो जनता इन्हीं के साथ है। लेकिन ये जनसलाब वोटर में तब्दील हो पाएगी या महज दिखावटी भीड़ बनकर रह जाएगी, ये तो नतीजों के बाद साफ होगा। लेकिन हरियाणा में इन दिनों चुनाव की तारीख को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और इनेलो की ओर से चुनाव की तारीख बदलने की मांग की गई थी, साथ ही लंबी छुट्टियों की वजह से कम वोटिंग होने की आशंका जताई गई है। मोहनलाल बड़ौली, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। 1 अक्टूबर के आगे पीछे लंबा वीकेंड है, छुट्टियों के दौरान लोग घूमने चले जाते हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत घट जाता है। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान हो, इसी विचार के तहत हमने चुनाव आयोग से मतदान की तारीख में बदलाव करने का आग्रह किया है। तो वहीं मतदान की तारीख में बदलाव की मांग करते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें लंबी छुट्टियों के शेड्यूल का हवाला दिया गया है। बीजेपी के बाद इनेलो ने भी चुनाव की तारीख बदलने की मांग कर दी है। वोटिंग के दौरान छुट्टियां 28 सितंबर शनिवार, 29 सितंबर रविवार, 1 अक्टूबर पोलिंग, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 3 अक्टूबर महाराज अग्रसेन जयंती। 28 और 29 सितंबर को शनिवार रविवार की छुट्टी है, जबकि 1 अक्टूबर को मतदान के चलते सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती और शारदीय नवरात्र का अवकाश होगा। ऐसे में कोई सिर्फ 30 सितंबर की छुट्टी लेकर 6 दिन छुट्टी पर रह सकता है, लिहाजा मतदान के दौरान वोटिंग कम हो सकती है। तो वहीं बीजेपी इनेलो की मांग पर कांग्रेस हमलावर हो गई है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को हार का डर सताने लगा है, लिहाजा वो तारीख बदलने की मांग कर रहे हैं। जब डिक्लेयर किया, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया उसको डिक्लेयर करने के लिए, ये बात सुन थी, इसका मतलब वो चुनाव को टालना चाहते हैं।
वो अपनी हार मान चुके हैं। चुनाव समय पर जो है हमने धन्यवाद दिया था इनका चुनाव आयोग का, क्योंकि लोग एक दिन भी सरकार को नहीं रखना चाहते। तो ये क्यों हटाना चाहते हैं, समझ से बाहर है हमारे को। चुनाव समय पर होने चाहिए। दीपक बाबरिया, कांग्रेस प्रभारी हरियाणा। घबराहट में बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की मांग की है। ये कांग्रेस की संभावित जीत की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही तारीख बदलने की मांग हुई हो और कम वोटिंग होने की संभावना जताई गई हो, लेकिन ऐसे में सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर हरियाणा में इस बार किसका परचम लहराता है। हरियाणा वासी डबल इंजन की सरकार के कामों से खुश होकर और विश्वास करके फिर कमल खिलाने का काम करते हैं, या फिर जनता हाथ का साथ निभाती दिखाई देगी, ये तो नतीजों के बाद साफ होगा। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर प्रदेश की जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इसे एक बार फिर से लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक लिटमस टेस्ट हमने पहले भी देखा था, जहां पर कई राज्यों में जो उपचुनाव हुए वो भी काफी निर्णायक स्थिति बताते हुए नजर आए। लेकिन पूर्ण प्रदेश की बात की जाए तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर यहां पर काफी लगातार इस वक्त आकर्षण का केंद्र बना हुआ है राजनीति के लिहाज से। चार बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। वैशाली तोमर हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, स्वागत शुक्रिया आपका। हमारे साथ शकुन रघुवंशी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत शुक्रिया आपका। हमारे पास वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, स्वागत शुक्रिया आपका, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और साथ ही साथ चौधरी सवित मलिक जी हैं, अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैशाली जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हरियाणा में सत्ता में है और एक बार फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगाने के ख्वाब के साथ चुनावी समर में उतरी हुई है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है तीसरी बार बीजेपी सरकार, जबकि कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है कि अक्टूबर 4 और बीजेपी बाहर। कितनी कॉन्फिडेंट है भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव को लेकर, और अगर चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंट है तो चुनाव की तारीख बदलने के संबंध में जो एप्लीकेशन है वो आखिरकार किस तरफ इशारा कर रही है? जी नमस्कार कुणाल जी, आपको सादर नमस्कार। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े पैनलिस्ट वेद प्रकाश जी, समित मलिक जी और हमारे पत्रकार बंधु सकून रघुवंशी जी को भी सादर नमस्कार। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को भी नमस्कार करती हूँ। जी, आपने कहा कि क्या चुनाव की तारीख बदलना, मतलब हम लोगों को या बीजेपी को या कांग्रेस जिस तरह से प्रचार कर रही है कि हमने तारीख बदलने के लिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मोहन बडोली जी ने जिस तरह से आवेदन दिया है, तो ये कहीं ना कहीं उनको अपनी जीत पर आशंका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कुणाल जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार है कांग्रेस का। उनको हर बात में राजनीति करनी होती है, हर बात में दुष्प्रचार करना होता है। जो तारीख बदलने की बात कही गई है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कही गई है ताकि मतदाता अपने मत का सही चुनाव कर सके, सही जगह निर्णय ले सके। तो इसमें बीजेपी को डर सता रहा है या बीजेपी के मन में कोई संशय है, ये तो कहीं भी जाहिर ही नहीं होता है। उस समय लोग छुट्टियों पर जाते हैं और कोई एक त्योहार भी है जिसकी वजह, जो सब कुछ देखते हुए एक हफ्ते का समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने निवेदन किया है कि चुनाव की तारीख को एक्सटेंड किया जाए। और रही बात कि किसकी सरकार हरियाणा में बनने वाली है, ये तो साफ साफ है। जिस तरह का काम बीजेपी सरकार ने 10 वर्षों से किया है और जनता जिस तरह से उन्हें खुशी खुशी अपना रही है और जनता के हित के कार्य हो रहे हैं, तो तीसरी बार जनता हरियाणा में बीजेपी ही सरकार को चुनेगी। और थोड़ा बड़ा सवाल यहाँ पर मैम ये आ रहा है निकल के कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं को चुनावी समर में उतारने की बात सामने आई है, लेकिन 2014 से 2024 के अगर हम सियासी सफर को देखें तो लगातार ग्राफ नीचे जाता नजर आ रहा है। 2014 में जो विधानसभा चुनाव में आपकी सीटें निकलकर आई थी वो थी 47। 2019 आते आते वो सीटें घटी हैं, 40 हुई हैं। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में आपके 10 में से 10 सीटें आई थी। 2024 के चुनाव में वो सीटें घटकर आधी रह गई। और अब जब चुनाव
आप सबके सामने हैं, तो वहां पर तो जेजेबी भी अब आपके साथ नहीं है, वो भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दिक्कतें पैदा करेंगी। कुणाल जी, मैं इतना कहना चाहूंगी कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो राजनीति इतनी आसान तो कभी से होती ही नहीं है। ठीक। आज अगर बात ग्राफ गिरने की है तो कभी एक सांसद से लेकर ग्राफ बढ़ा भी है। आज आप देख ही रहे हैं कि जब बीजेपी अपना परचम लहरा रही थी, कहां से उसने शुरुआत करी, 2 एमपी से उसने शुरुआत करी और किस तरह से एक पूरे देश को किस तरह से उसने अपने विश्वास में लिया। तो जब आप देखें कि सब पार्टियां चारों ओर से मिलकर गठबंधन करके सब के सब सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी के खिलाफ ही उन्होंने मंशा बनाई हुई है कि बीजेपी को हटाना है, उसके बाद भी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भी पार्टी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बने हो, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी बने हैं। तो ऐसा नहीं है, कभी भी कोई भी चीज आसान नहीं होती। हर चीज को करने के लिए कई बार चीजें गिरावट में आती है और कई बार उनको हम अच्छी दृष्टि में भी देखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कई बार पीछे हटी जाती हैं चीजें तो बहुत बहुत अच्छे से उन पर काम करके उन्हें आगे भी लाया जाता है। जहां कमियां हैं, जहां जनता तक हम इतना काम करने के बाद भी कहां जनता तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहां कमी है, कहां इनके दुष्प्रचार पे, इनका हमारे कार्यों पर इनका कांग्रेस का दुष्प्रचार हावी हो गया, उस चीज पर भी देखा जा रहा है। और सब कुछ देखते हुए चीजें स्थिति कंट्रोल में है। और वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, लगातार बीजेपी ये सवाल उठा रही है और कांग्रेस पर इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस नैरेटिव की लड़ाई लड़ रही है 2024 के लोकसभा चुनाव से। आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, आम जनता के हकूक नहीं रहेंगे, कई चीजें परिवर्तित कर दी जाएंगी। ये जो नैरेटिव 2024 के पूरे लोकसभा चुनाव में लड़ा गया, इसको लेकर अब 2024 के ये जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है उस पर भी बीजेपी आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी में कि आप वही मनगढ़ंत नैरेटिव लेकर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अब जब सीटों की बात सामने आई है तो यहां पर इल्जाम कांग्रेस पर यह भी लग रहा है कि माथापच्ची तो आपके यहां भी चल रही है। एक एक सीट पर कई कई प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और गुटबाजी जमकर हावी हो रही है। विद्रोही जी। कुणाल जी, आपको, बहन वैशाली जी को, भाई सकुनी जी को, किसान नेता शक्ति मलिक जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब हमारा फेक नैरेटिव था या सही नैरेटिव था, ये तो आप इसी से अंदाजा लगा लें। लेटरल एंट्री में कहां था आरक्षण और प्रधानमंत्री को क्यों वापस लेना पड़ा? पहले तो नहीं लिया था। जब जनता में बात पहुंच गई, इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया, तो मजबूर होकर प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश के अंदर उसी दौरान 69,000 नियुक्तियों में हाईकोर्ट ने कहा कि 19,000 पद थे जो आरक्षित होने चाहिए, वो धांधली कर जनरल को दे दिए। तो क्या आरक्षण खतरे में नहीं है? संविधान खतरे में है या नहीं है, ये खुद चुनाव के तुरंत बाद हेमंत शर्मा का बयान सुन लो। क्या कहा कि मतदाताओं ने बहुत गलती कर दी, हम हिंदू राष्ट्र बना देते, परंतु हमें 240 सीट पे लाके खड़ा कर दिया। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब क्या संविधान खतरे में नहीं है? टी राजा ने क्या कहा कि संविधान हम बदलेंगे, और चुनाव के दौरान कितने भाजपा नेताओं ने कहा कि हम संविधान बदलेंगे। हम पर तो दुष्प्रचार का आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? आपकी भैंस खोल लेंगे, आपकी टोटी खोल लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी संपत्ति छीन लेंगे। ये किसने कहा? आदरणीय प्रधानमंत्री। मौका भी तो आप ही के नेता ने दिया था ना। सैम पित्रोदा जो कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज प्रेसिडेंट है, उन्होंने ही जाके ये बात रखी थी, जिसके बाद ये चीजें निकलकर सामने आई। सर क्या कहा था? फिर मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक प्रबुद्ध पत्रकार के नाते आप फैक्चुअली गलती कर रहे हैं। मैं कहा गलती कर रहा हूं। प्रधानमंत्री की तरफ से गुजरात में जो भाषण दिया गया राजस्थान में, वो आधार बना था सैम पित्रोदा का। मैं तो बस बात को कंप्लीट कर रहा हूं सर, आप बात कंटिन्यू कीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं ना। ठीक है। इसी प्रधानमंत्री ने इसी बजट में वही टैक्स लगाया। अगर सैम पित्रोदा का बयान इतना गलत था तो इसी बजट में क्यों आया? वो संपत्ति पर कर क्यों लगाया और फिर क्यों वापस लेना पड़ा मजबूर होकर? इसी बजट, ये आपके सामने ताजा बजट है। इसका मतलब है सैम पित्रोदा ने सुझाव दिया था।
वो प्रधानमंत्री जी ने तो बजट में ही ले आए। वेद प्रकाश जी, तबियत खराब ना कर लीजिएगा अपनी, जो भी बात है उसे आराम से बताएं। मैडम मैं कहाँ तबियत मुझे आज नहीं, मैं आपको कौन सी चिंता कर रही हूँ ना, मैंने कोई आपकी सिर्फ चिंता कर रही हूँ प्रकाश जी। चिंता नहीं, हमारा तो काम ही है, हम तो सबका भला चाहते हैं, कर हमारी रही तो पार्टी आप चिंता नहीं कर रही, सबका हित चाहती है, डिस्ट्रक्शन कर हम तो रही है जनता के हित के लिए ही पैदा हुए हैं। मैडम आप डिस्ट्रक्शन मैं कर तो रही है, सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहती हूँ, इसलिए आपको अरे कुणाल जी, छोटी बहन की नाम से सलाह ठीक दे रही है हूँ। वैशाली जी, जरा ओपनिंग कमेंट उनका कंप्लीट हो जाए फिर मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है विद्रोही जी, बात पूरी कीजिए। मैंने कोई अपशब्द कहा जी? ठीक है सर, बात कंप्लीट कीजिए। कोई गलत तथ्य रखा? अब ये मुझे सलाह नहीं दे रही, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अगर मैंने कोई गलत शब्द रखा हो तो इनका पूरा अधिकार है। ठीक है, तो ये फेक नैरेटिव तो प्रधानमंत्री जी बना रहे थे और अब फिर फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि हमारा एक एमपी था। कुणाल जी, भारतीय प्रजातांत्रिक इतिहास का अध्ययन तो आपने भी किया होगा। भाजपा जनसंघ का ही तो नया रूप है। और 1977 में जनसंघ के कितने एमपी थे? 119। जनता पार्टी में जनसंघ घटक के 119 एमपी थे। जो पार्टी ऑन रिकॉर्ड जनता के द्वारा 119 एमपी जीत चुकी हो, वो कह रही है कि हम एक पार्टी एक सदस्य हम इतना पहुंच गए। फेक नैरेटिव ये कर रहे हैं। दूसरा फेक नैरेटिव उन्होंने यही कह दिया कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार बने। अजी पहले नहीं, दूसरे हैं। और तीसरी बात इन्होंने कह दी कि मोदी जी अकेले है और सारा देश उसके पीछे पड़ा है। भाई हमारे कितने पार्टियों का गठबंधन था सर? 28 पार्टियों का। और भाजपा का एनडीए कितनी पार्टियों का है? 41 पार्टियों का। अगर मोदी जी अकेले हैं तो उन्हें 41 पार्टियों का गठबंधन बनाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है दोनों तरफ गठबंधन की राजनीति मौजूदा वक्त में सर हर कोई करता है अपनी सहूलियत के आधार पर, लेकिन अब हरियाणा विधानसभा चुनाव आपके सामने निकलकर सामने आ रहा है, कितनी उम्मीद नजर आ रही है? आप देखिए ना सर। ठीक है आगे कंटिन्यू करते हैं, मैं लौटूंगा फिर आपके पास। फिर वही बात है, इतना लंबा चौड़ा है ओपनिंग कमेंट सर अच्छा नहीं लगता। बाकी मेहमान है उनको डिबेट में आने दीजिए। ठीक है, लौट रहा हूँ। चौधरी समित मलिक जी, किसान यूनियन के आप अध्यक्ष हैं, किसानों के आंदोलन को देखकर। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ सर। शंभू बॉर्डर से लेकर तमाम बॉर्डर पर गलत बात है विद्रोही जी। मैं कह रहा हूं एक लाइन में सब। अरे सर मैं लौटूंगा आपके पास। फिर आपका नाम विद्रोही है, विद्रोह पर नहीं उतरना है ना सर। आपने हरियाणा के संदर्भ में मेरी बात ही सर। अरे सर मैं लौटूंगा आपके पास। ओपनिंग कमेंट तो हो जाए सर, ओपनिंग कमेंट में इतना टाइम ले लेंगे? अरे आपने लगवाया है, आपने बीजेपी पर। अब मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, एक छोटी लाइन ले लीजिए, आ रहा हूं मैं आपके। अब ऑडियो डाउन करें। चौधरी समित मलिक जी, किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जो पिछले 3 से 4 साल में हम लगातार हरियाणा के तमाम बॉर्डर्स पर देखा। किसान यूनियन या तमाम जो किसान हैं, 50 से 60% आबादी हरियाणा की इस वक्त ग्रामीण इलाकों में गुजर बसर करती है और उनकी मेन आय का स्रोत ही खेती बाड़ी है। इस हरियाणा विधानसभा चुनाव को किसान समुदाय किस तरह से देख रहा है? जो केंद्र सरकार है या मौजूदा वक्त में हरियाणा की सैनी सरकार है, वो कह रही है कि किसानों की हर समस्या का समाधान हमने पिछले 10 सालों में तत्परता के साथ किया है और जहां जहां पर किसानों को दिक्कतें पेश आई वहां पर उन चीजों के सुझाव के साथ हम उनके बीच भी गए हैं। लेकिन अब सीधा स्पष्ट सवाल है, क्या किसानों को मौजूदा सरकार पर भरोसा है या किसान यूनियन इस बार बदलाव की निगाह से इस चुनाव को देख रही है? ने देखा है इसी हरियाणा सरकार ने जब नियत से किसान दिल्ली की तरफ चल रहे थे तो सड़कें खोदने का काम किया है, उन पर गोलियां चलाने का काम किया है, उनको पीटने का काम किया है, कीले ठुकवाने का काम किया है। तो सरकार का भरोसा बिल्कुल भी इन पर नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पंजाब का जो किसान है जो दिल्ली जाना चाहता था अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, उसको इन्होंने नेशनल हाईवे ब्लॉक करके रोका हुआ है अंबाला के पास में, और इधर दूसरी तरफ भी 2 जगह पर नेशनल हाईवे को सरकार द्वारा ब्लॉक किया गया है और किसानों को रोका गया है। और मैं आपको एक नई चीज बताना चाहता हूं, आपके देश के माध्यम चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, बीजेपी की हड़बड़ाहट ये है, बीजेपी के अंदर घबराहट ये है कि हरियाणा की सरकार हमारी जा रही है
और जो किसान, पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान दिल्ली में आकर आंदोलन करना चाहता था, जिनको इन्होंने पक्की दीवारें करके बैरिकेड लगा के रोका हुआ है, अगर हमारी सरकार चली गई तो वो किसान फिर से दिल्ली आएगा और आने के बाद अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा और उसके बाद इनको पिछली बार की तरह फिर हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी किसानों से और उनकी मांग माननी पड़ेगी। पिछली बार इन्होंने माफी मांगकर किसानों को धोखा दिया, झूठ बोला और उनको घर भेज दिया। एक भी बात आज तक पूरी नहीं हुई, इन्होंने एक भी बात आज तक नहीं मांगी। बीजेपी की बहन प्रवक्ता बैठी हुई है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जितने मुद्दों पे बात की थी, जितने वादों पे बात की थी, अगर कोई भी मुद्दा अभी तक पूरा हुआ हो तो वो यहाँ देश के जनता को बता दे। अब इनका डर ये है कि अगर हमारी सरकार चली गई तो ये पूरा किसान फिर से दिल्ली के बॉर्डर पे आ जाएगा, तो ये तारीख टालना चाहते हैं और कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचना चाहते हैं। मलिक साहब, कैसे भी किसानों करके की हम अपनी अब सरकार ऐसे को क्या बचाएं। एजेंडे हैं जो समाधान की तरफ आगे नहीं बढ़े? 3 कृषि अभी कानूनों एक से आपको नई- आपत्ति एक थी, नई उन्हें चीज और वापस हो ले गई लिया है। गया। एमएसपी को लेकर कुणाल जी, लगातार मैं हर एक- एक फसल को एमएसपी के कुणाल जी, दायरे में एक भी लाया सेकंड गया। रोकूंगा। कोल्ड स्टोरेज की प्रोसेस को लगातार कई राज्यों में भी आगे बढ़ाया गया है और अब जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको लेकर भी केंद्र सरकार सजग होती हुई नजर आ रही है। तो इसके बावजूद अब और क्या बचा? कुणाल जी, इनकी सारी बातें ढकोसला हैं, कोई भी बात जमीन पर नहीं है। किसान इनकी किसी भी बात से संतुष्ट नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, एक इनकी तथाकथित नेता है जो लगातार किसानों पर हमले पे हमला कर रही थी और अभी भी उन्होंने किसानों को लेके अपशब्द बोला, तो अब इन्होंने उससे पल्ला झाड़ लिया है। ठीक है, कह रहे हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। अभी तक उसको लेकर तमाम चीजें ये उनको उकसा रहे थे, उनको टिकट देके हीरोइन से नेता बना दिया, उसको सांसद बना दिया, लेकिन उनकी मानसिकता किसान विरोधी है। उसका खामियाजा भी हरियाणा के ठीक है। चुनाव में वैशाली जी, अभी जवाब को दीजिए मलिक उठाना साहब का। पड़ेगा। किसानों की उनके समस्याएं लगातार 2014 से मुद्दे जो जा पहले रहे हैं। थी वो अभी भी जस की तस चली आ रही बीजेपी हैं का आम और नेता कई है, मुद्दों पर सरकार उसको का भी यूटर्न हरियाणा बताता के है कि अंदर किसानों की उसने नहीं बातों दिया को, जाएगा। किसानों की जो जरूरतें हैं उनको सरकार समझ नहीं पाई है अभी तक। जी कुणाल जी, मैं जवाब दूं? जी जी प्लीज। जी कुणाल जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल जी कुणाल जी, मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं किसान अध्यक्ष जो हमारे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी कि वे कृपया 2 मिनट के लिए मेरी बात सुने और फिर उसके बाद जवाब दें। बस मैं उनसे कहना चाहूंगी, अध्यक्ष जी देखिए, आप अध्यक्ष हैं, जब इतने विशेष पद पर कोई आता है तो जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, उससे जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं, वो उसको सम्मान देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके कहे हुए शब्द पर अपने जीवन को आगे चलाने का, उनके लिए सही निर्णय लेने का एक मजबूत दायित्व समझते हैं। मैं इतना कहूंगी कि हम उसको एक बड़ा दायित्व भी कह सकते हैं, उसे हम एक ईश्वर की भूमिका में भी हम रख सकते हैं, जो हमारा भला और हमारे अच्छे को काम करता है। तो अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं भी एक किसान की बेटी हूं। एक किसान की बेटी होने के नाते मैं पहले की स्थिति को भी बहुत अच्छे से जानती हूं और बीजेपी के आने के बाद की स्थिति को भी बहुत अच्छे से जानती हूं। मेरे फादर किसान थे, सारी चीजें मैं उनसे डिस्कस करती थी, सब चीजें पूछती थी। मोदी जी के आने के बाद की स्थिति भी और पहली भी स्थिति आप देखिए, आज जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आप एक बार उससे आंकलन करें कि जिस प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है या पहले जो कांग्रेस की सरकार रही है, तब उन्होंने इतने वर्षों तक होने के बाद क्यों एमएसपी क्यों नहीं लेकर आए? क्यों स्वामीनाथन की क्यों थ्योरी को उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया? क्यों जो मुद्दे वो अब उठा रहे हैं, इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी वो किसानों के हालात में सुधार क्यों नहीं आया? कब तक नेगेटिव जिंदगी जियोगे? क्यों नहीं सोचा? आप कब तक नेगेटिव रहोगे? आपने क्या किया? आप उनका रोना रोते हैं। उन्होंने गलत किया तो उनको बाहर बैठा दिया हमने। उन्होंने गलत किया तो उनको बाहर बैठा दिया। आप तो लाए थे कि आप करोगे, आप आगे मंचों पर आश्वासन देते थे। मोदी जी ने खुद कहा था कि किसान को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। किसान का भरोसा था जब तक सत्ता में। आपने क्या किया?
अब आप नहीं करोगे तो आपको सुनिए भी तो सही। बैठाएंगे, किसी दूसरे को देखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जनता का जो काम नहीं करेगा जनता उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी, और होना भी यही चाहिए। ये जो जनता है वो सरकार चुनती महिला है, है, उसके हितों के लिए आपकी सरकार महिला चुनती है। नेत्री किसानों के खिलाफ लगातार बयान दे रही है, कहती है 100-200 इस पर भी- 200 रुपए में आ जाते हैं, वहां पर रैप हो रहे थे। आपने उसके खिलाफ कितनी बार आवाज उठाई है कंगना रावत के खिलाफ? एक बार सुनिए अध्यक्ष जी, मैं इस बात का भी जवाब आपको देती हूँ। देखिए, इस चैनल के माध्यम से वो मेरी पार्टी की एक सांसद हैं, और बीइंग ए वुमेन, एक महिला होने के नाते, अपनी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मैं इस बयान का खंडन करती हूँ, और सभी देशवासी, ये नहीं हरियाणा, पूरे देश के किसानों से माफी भी मांगती प्रवक्ता हूँ। थी, आपको याद होगा नूपुर, उसको आपने बाहर किया, मलिक उसके साहब, खिलाफ कार्रवाई की, पार्टी इसके ने खिलाफ नेशनल कार्रवाई स्टैंड करके लेते दिखाइए हुए आप। इस बयान से क्योंकि खुद को अलग एक कर मिनट, लिया है। एक किसान मिनट विरोधी है, अध्यक्ष जी। ये उल्टी उल्टी बातें करती रहती है, किसान को लेकर इसके मन में बहुत गंदी गंदी सोच है। जैसे इसका तन मन की काम है वही ये करती है। नहीं सर, अब इतना निजी बयान अच्छा नहीं लगता ना मलिक साहब, लेकिन सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से नेशनल लेवल पर खुद को इस बयान से अलग कर लिया गया है, तो उस बयान का फिर आधार नहीं रह जाता। अरे भैया, अभी तक तो ये उसको बयान दिलवाते थे, आज जब उसका चुनाव में नुकसान हो रहा है, इनको दिख रहा कि हरियाणा में हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी, जब इनकी खटिया खड़ी हो रही है हरियाणा में, आज ये उसको पार्टी से अलग कर रहे हैं। उसका जवाब दिया जाएगा, किसान वोट की चोट से उसका जवाब देगा इनको। किसी की सोच पर, आप सुनिए एक मिनट मेरी बात। कांग्रेस के इतने नेता, उन्होंने हमारी सांसद हेमा मालिनी जी के लिए ऐसे शब्द कहे, अगर आप उनके शब्दों को अरे सुनेंगे तो कांग्रेस मैं वालों निश्चित ने रूप से कहे कह तो सकती हूँ फिर आप कि किसानों जनता को कहोगे? अगर आपको कांग्रेस वाले कह रहे तो आप किसानों को कहोगे? अरे वो तो आज से नहीं, वो तो बहुत पुराना कह रही है। उसी अगर उसने किसानों के लिए बोला था, जब तो एक बहन ने उसको थप्पड़ मारा था, जिसका आप लोग विरोध कर रहे थे, और वो देखिए, अपनी देखिए हरकतें अध्यक्ष कर रही है, उसको क्या आपने क्या दंड दिया? उसको तो आपने सांसद बना दिया। किसानों के विरोध में देखिए, बोलोगे ये तो उसको आप दंड इनाम ही दोगे, है, टिकट ये दोगे। दंड ही है अध्यक्ष जी। बात दंड पूरी है, होने जवाब दीजिए, दीजिए। दंड ही है। आपने एक सेकंड मलिक साहब, उसको एक टिकट सेकंड देकर वैशाली जी, सांसद बनाना मलिक दंड है। साहब एक सवाल का जवाब आप दीजिए, क्योंकि सुनिए, आपने ये कहा कि कई करें, मुद्दों को तभी तो मैं लेकर अपनी केंद्र बात सरकार कहता या हूं। राज्य एक की बात- सरकार आपकी उम्मीदों पर खरी उतरती हुई नजर नहीं आई। आपने अभी वैशाली जी के सवाल के जवाब में यह भी कहा कि हमारे एमएसपी के मुद्दे पर यूपीए सरकार भी नहीं खरी उतरी थी, तो हमने भी उसको सत्ता से बाहर कर दिया था। स्टैंड तो अभी भी उनका क्लियर नहीं है, तो फिर अब आपके मन में क्या चल रहा है सर? एमएसपी दी हुई है, अन्य कुणाल प्रदेशों पे आप जी, उठाकर देख लीजिए। पहले यूपीए सरकार थी, इन्होंने हमको आगे सपने दिखाए, ये झूठ बोलते थे कि हम आपके साथ हैं, हम एमएसपी की गारंटी देंगे, हम आय दुगनी करेंगे, तमाम चीजें करेंगे। हमारी बहन जी अभी कह रही तो थी आप कि मैं ये किसान की बताएं, बेटी हूँ, इतना इनसे किसी पूछो प्रदेश किसान में होते MSP हुए मिला है उस किसी वक्त सरकार में? इनके पिताजी ने आप इनको पढ़ा बताएं ना लिखा ये भरण बात। पोषण किया। जनता आज को- एक किसान जनता क्या को अपने बच्चों का भरण बहलाने पोषण की, खेती से फुसलाने कर की सकता क्यों है? आप कोशिश कर रहे हैं? एक किसान इनसे आप पूछिए, सरकार की तरफ अगर से इनके पास सरकार की तरफ से अर्निंग ना जो हो, तमाम योजनाएं खाली किसानों के खेती से हित के काम लिए करें, तो खेती जो में क्या ये किसान बच्चों को सम्मान पढ़ा निधि सकती हुई है? या अन्य योजनाएं हुई, वो भी तो कहीं ना कहीं सर जीवन स्तर को बेहतर करती हुई नजर आ किसान को रही देखते है। हुए उन हुई, तमाम आप चीजों को सुन हम नहीं कैसे रहे। अनदेखा कर आप सकते हैं? सिर्फ और ठीक है, सिर्फ लौटूंगा अपनी आपके पास। राजनीति के चक्कर में आप किसानों को गलत रघुवंशी साहब, चीजें बता रहे हैं। हरियाणा आप बताएं विधानसभा हमारे चुनाव नरेंद्र को मोदी जी आप ने- आप किस ये तराजू बताइए, पर खाली तोलते हुए खेती देख के रहे हैं? लिए एक गाँव में सेकंड मलिक साहब, और दो वैशाली जी बच्चों को पढ़ा के दिखा दीजिए। अब उनको इन्वॉल्व करने दीजिए आज प्लीज। अगर खेती, आज अगर सबसे ज्यादा कोई सुखी है तो वो खेती से ही है। आप बताएं हमारे हरियाणा में अच्छा, हर फसलों तो पर आप MSP एक दी काम हुई है। करो ना, अन्य सारे अपने प्रदेशों को काम आप धाम उठाकर छोड़ देख के लीजिए। खेती में चली जाओ, ये पता सिर्फ लग और जाएगा। सिर्फ अब राजनीति- चौधरी साहब, ये कोई बात नहीं होती है ना, सिर्फ राजनीति- वो अपनी सरकार की पॉलिसी बताने के लिए बैठी हैं, उस तो वक्त अगर देखिए आपको वो समझ में नहीं आ रहा डीजल तो 55 रुपए था। एक सेकंड ऑडियो डाउन करें, ऑडियो डाउन करें। रघुवंशी जी, 90 रुपए है। हरियाणा विधानसभा चुनाव आप पिछले 10 सालों से लगातार ऑब्जर्व करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार किस निर्णायक नतीजे पर आप पहुंचते नजर आए हैं? जो हवा है, सियासी हवा है, वो किसके पक्ष में बहती हुई नजर आ रही है? किसानों से लेकर खिलाड़ियों तक, खिलाड़ियों से लेकर रोजगार तक, रोजगार से लेकर महंगाई तक, महंगाई से लेकर नशा तक, और नशा से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक। ये तमाम बड़े ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूमता हुआ नजर आ रहा है। 10 साल का बीजेपी का रिकॉर्ड, उसे आप कैसे देख रहे हैं? और जो वादे लेकर कांग्रेस पार्टी इस वक्त चुनावी समर में उतरी है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? रघुवंशी जी, आवाज पहुंच रही है तो आप जवाब दे सकते हैं। जी 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 कुणाल भाई, बात इतनी सी है कि 10 साल के शासन में किसी भी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे क्योंकि आपका शो की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी
चुनाव की तारीखों को बदलने को लेकर कि चुनाव की तारीखें बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली ने चुनाव की तारीखों को बदलने की मांग आयोग से की है, चुनाव आयोग से की है। तो आपने चूंकि ओपनिंग इसके साथ की है, आपका शो इसी को लेकर है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा नजर नहीं आता जैसा कि कांग्रेस या अन्य पार्टियां ऐसा कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है इसलिए वह तारीखों को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। क्योंकि 5 या 6 दिन की तारीखें अगर बढ़ भी जाएंगी तो कोई ऐसा किसी के पास कोई जादू नहीं हो जाएगा कि सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा या 6 दिन में या 5 दिन में 4 दिन में कुछ बदलाव कर लेगा। मेरा ये स्पष्ट आकलन है अपने लेवल पे कि मैं भी इस बात से सहमत हूँ। बेशक हो सकता है कुछ लोग कह देंगे कि मैं सत्ता के साथ खड़ा हूँ, लेकिन मेरा इतिहास बताता है कि मैं सत्ता के विपरीत रहा हूँ। ये मेरा स्पष्ट मत है कि जो तारीखें बदलने की मांग है ये बहुत जायज मांग है, क्योंकि आपकी 28 तारीख की छुट्टी है, 29 की छुट्टी है, 30 को प्रचार नहीं होगा, 1 तारीख की वोटिंग है, 2 तारीख का गांधी जयंती है, 3 तारीख की अग्रसेन जयंती है, 6 दिन की छुट्टी है। मैं कह रहा हूँ हरियाणा के लोग तो छोड़िए, जो प्रवासी बड़ी संख्या में हरियाणा में रहते हैं, मैं भी प्रवासी हूँ, तो वो चले जाते हैं गांव, चले जाते हैं कि 4-5 दिन की छुट्टी हो गई, चलो चलते हैं। और कुछ लोग जो धनाढ्य लोग हैं वो वैसे भी वोट कम डालते हैं, वो लोग हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। अभी देख रहे हैं आप लोग, अगस्त खत्म होने को आ रहा है लेकिन गर्मी की चिलचिलाहट खत्म नहीं हो रही है। ह्यूमिडिटी का लेवल यहाँ बहुत पर हाई कांग्रेस है, से लेकर जेजेपी कह रही है कि भैया लंबा वीकेंड तो बीजेपी के लिए महज बहाना है, सियासी पैतरों को कुछ और समय के लिए आजमाना है, कुछ और चीजें हैं जो बीजेपी आजमाना चाहती है, इसलिए लगातार चुनाव आयोग की तरफ उम्मीद लगाकर बैठी कि चुनाव की तारीखों को पोस्टपोन कर लिया जाए। हाँ कुणाल भाई, पोस्टपोन करने की बात तो उन्होंने की है और 5-6 दिन में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले लोकसभा चुनाव में अभी जो गए हैं 3 महीने पहले, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगभग बराबर मतदान के आसपास हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को 3% वोट ज्यादा मिले हैं। और आप देखेंगे कि हरियाणा की राजनीति लालों के इर्द गिर्द रही है। आज लगभग हर लाल का कुनवा जो है भारतीय जनता पार्टी में है। और अभी लेटेस्ट जो किरण चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी में जो एंट्री मारी है और उन्होंने उनको जो राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया और वो जीत उनकी निश्चित है, तो आप मानकर चलिए कि अगर इन लालों ने 1-2% भी अगर अंतर डाल दिया वोट पर, तो भी भारतीय जनता पार्टी इसके नतीजे बहुत सारे बदलाव के होंगे, चौंकाने वाले होंगे। जो भी लोग चुनावी पंडित कह रहे हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार आने में संशय है या कांग्रेस का ज्यादा मनोबल हाई है, मैं एक बात जोड़ता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत जोश में है। मैं एक बात को ईमानदारी से जोड़ता हूँ, कार्यकर्ता कांग्रेस का बहुत जोश में है। हालांकि मैं जनता के बीच में कांग्रेस के प्रति कोई सहानुभूति नहीं देख पा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी तो कहती नजर आ रही है कि 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, लगभग 2500 एप्लीकेंट निकलकर सामने आए, यानी कि एवरेज हर सीट पर 27 लोग ऐसे हैं जो चुनाव की दावेदारी ठोक रहे हैं। जबकि बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो ओवरऑल 90 सीटों पर 550 एप्लीकेंट सामने आए, यानी कि एवरेज 6 से 7। तो यह बताता है ना कि कांग्रेस पार्टी में इस बार लोगों की ज्यादा दिलचस्पी है। हाँ, मैंने आपसे कहा बीजेपी का तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ज्यादा जोश है, जनता में उसका असर नहीं दिख रहा है। 2000 एप्लीकेशन का मतलब नहीं है। कम से कम 20 से 25 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि अगर एक सीट पर किसी 22 कैंडिडेट ने अगर नॉमिनेशन किया है, आवेदन किया कांग्रेस में, तो 22 कैंडिडेट में से मैं थोड़ी बता रहा हूँ आपको, 19, 20, 21 कैंडिडेट ऐसे नहीं है जो आरडब्ल्यू का चुनाव जीत सके। ठीक है, लेकिन विद्रोही साहब, ये जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो कांग्रेस को और मुश्किलों में खड़ा नहीं कर रही कि एक सीट पर इतने नॉमिनेशन निकलकर सामने आ रहे हैं। और बीजेपी तो कह रही है कि सीट छोड़िए, यहां तो आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वहां पर भी लगातार कहा जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक बड़े चेहरे के तौर पर है, चुनावी समर में उतरते नजर आ रहे हैं। सुरजेवाला हो, अगर हम देखें कुमारी शैलजा हो, सभी लगातार भैया दावेदारी ठोक रहे हैं। कुणाल जी, एक छोटी सी टिप्पणी के साथ आपका जवाब देता, जो पत्रकार मत प्रतिशत के आंकड़ों में भी जानबूझकर हेरा फेरी कर रहा हो एक दल का गुणगान करने के लिए, वो कितना निष्पक्ष है, कितना जनता का जानकार है। सर ये ना अच्छी चीज नहीं लगती विद्रोही जी, एंकर से लेकर पत्रकारों को आप जो कैटेगरी में विभाजित करते ना सर, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं तमाम चैनल्स को देखता हूँ और हर जगह देखता हूँ।
जहां पर आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है, आप जवाब देने की स्थिति में नहीं होते ना, आप लोग सीधे पत्रकारों से लेकर एंकर तक को एक कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, मैंने ये सवाल किया आपसे स्पष्ट तौर पर। आप नहीं चाहते मैं बहस में रहूं, मैं चला क्यों नहीं चाहता? तभी तो आपको सम्मान के तौर पर रखा गया, लेकिन आप किसी को कैरेक्टराइज मत कीजिए ना सर, आप अपनी पार्टी का स्टैंड रखिए सर। और मैं आपके झूठ की पोल खोल रहा हूं प्रमाण के साथ, तो आपको डर किस बात का है? सुन तो लीजिए मैं क्या रहा हूं, क्योंकि आप झूठ परोस रहे हैं। मैं झूठ नहीं परोसने बैठा हूं ना, बगल में बैठे आपके जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो झूठ परोसने के लिए बैठे हैं, सब फैक्ट पर बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से लेकर पिछले विधानसभा चुनाव सब आपके सामने है। इस बार नो डाउट आपका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी हजार हवा में उड़ जाए कांग्रेस पार्टी कि उसको जमीन समझ में ही ना आए। विद्रोही की बात पूरी कीजिए प्लीज, आप समय ना बर्बाद करें, बाकी मेहमान भी है मेरे पास। नहीं, आप क्यों जाएंगे सर, आप क्यों जाएंगे सर? आपको जब आमंत्रित किया हुआ है तो ऐसे मंच छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता। आप सवाल का जवाब दीजिए, मंच छोड़ के चले जाने की धमकी ना दे तो ज्यादा बेहतर होगा। सुनने को तैयार नहीं है। बार बार आप जब डिबेट्स में आते तब ये कहते हैं कि मैं मंच छोड़कर चला जाता हूं, मंच छोड़कर चला जाता हूं। ये धमकी अच्छी नहीं लगती सर। आप अपनी झूठ, जब आपकी झूठ खुलती है तो आपको चिरमिराहट होती है। हमें क्यों चिरमिराहट होने लगी? झूठ की हम तो तमाम चीजें लेकर, मुद्दा लेकर एडवांस में आपके सामने बैठे थे, और यह आपके पास मौका था अपनी चीजों को और अच्छी तरह रखने के लिए, लेकिन अपनी चीजों को ज्यादा अच्छी तरह रखने के बजाय आप एंकर से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों को एक विशेष श्रेणी में लाकर खड़ा करते हो, तो सर वो अच्छा नहीं लगता। आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, बात राउंड अप मत कीजिए, घुमाइए मत, बाकियों का समय भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। अभी इस वक्त एक सीट पर कई कैंडिडेट आपके टिकट की मांग कर रहे हैं, क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह से आप देखते हैं? झूठ को आगे बढ़ाऊं, मैं आपका दास नहीं हूं जो आपकी झूठ को आगे बढ़ाऊं। अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते मैं चला जाता हूं। अगर आप सुनोगे, मैंने क्या कहा, झूठ क्या बोला? आप जब मैं वैशाली की पोल खोलने लगा आप बीच में कूद पड़े, मैंने सुकनी का नाम लिया आप बीच में कूद पड़े। सुन तो लेते मैं क्या रहा हूं। मैंने क्या कहा कि इन्होंने जानबूझकर अर्ध सत्य बोला। क्या अर्ध सत्य बोला? इंडिया गठबंधन को 47.61% वोट मिली थी, 40%। इन्होंने कह दिया हमको 3% वोट कम मिली है। अगर ये कहते कि भाई इंडिया गठबंधन को 47.61 मिली थी और अकेले कांग्रेस को 43 मिली थी, मैं मान लेता। जब इतनी अच्छी वोटें मिली थी तो गठबंधन में चुनाव होता है तो उसकी वोट अलग अलग कैसे कम? वेद प्रकाश जी, अगर इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है तो इतनी बोखलाहट क्यों है आपकी बातों में? वेद प्रकाश जी, अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो आपके बीच में बोला, मंच पर बैठे हैं, मुझे लगता है ये चैनल, ये इसके पीछे करवाइए आप बीजेपी की। सुनिए आप सर, ओपनिंग कमेंट हो चुका है, आप कुछ भी जवाब देंगे, सामने वाला आपको जवाब रिप्लाई करेगा। जब ओपनिंग कमेंट की बारी थी तो मैंने वैशाली जी को चुप करवा दिया था। मैं इनके बीच में तो अब आपको भी नहीं रोका मैंने, अब आपको भी नहीं रोका है, आपको भी नहीं रोका है सर मैंने ना। मैंने रघुवंशी जी की बात के बीच में अगर आपको कोई चीज फैक्चुअल पसंद नहीं आई तो भी आपको नहीं रोका, और वही बात जब मलिक साहब की कोई समझ में नहीं आई तो भी मैंने आपको नहीं रोका। अब तो मैंने ओपन स्टेज छोड़ दिया है ना सर। हिम्मत नहीं है तो क्यों डिबेट करते हैं? सच सुनने की हिम्मत है तो क्यों सवाल पूछते हैं? मैंने कौन सा गलत आंकड़ा दे दिया? मैंने कौन सी गलत बात बता दी? जब मैं इनकी पोल खोलने लगा आप बीच में कूद पड़े। अरे सर, एक ही चीज बार बार कितनी बार कह के समय जाया करेंगे सर? एक ही चीज बार बार कह के कितना समय जाया करेंगे? ये आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, और अगर आपको किसी चीज पर आपत्ति है तो सीधे वैशाली जी से बात कीजिए। देखिए कांग्रेस का भविष्य देखिए, जनता जरूर। ठीक है, वैशाली जी उनको बोलने दीजिए, वो वैसे ही उत्तेजित होते रहेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बात पूरी करें। मैं आपको आखिरी बार, कुणाल जी आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे कोई चेहरा चमकाने का शौक नहीं है। अगर आज के बाद आपने कभी भी डिबेट में इस तरह का आचरण किया, मैं कभी आपकी डिबेट में नहीं आऊंगा। सुन लीजिए, जो चाहे क्वेश्चन पूछिए मैं जवाब दूंगा, पर मेरे टाइम में बीच के ये बेकार की बातें मैं सुनने को तैयार नहीं। आपने सवाल किया कि हमारे अंदर गुटबाजी है, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। भाई क्या तकलीफ है लोगों को? जिस पार्टी में जितने मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, इसका मतलब है उस पार्टी में बहुत सक्षम नेता है। अलग अलग पार्टी के लोग प्रचार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं?
कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। चाहे सुरजेवाला हो, चाहे बहन शैलजा हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, वो वोट किसके लिए मांग रहे हैं? कांग्रेस के लिए मांग रहे हैं। फायदा किसको होगा? कांग्रेस को होगा। हमें क्या नुकसान हो रहा है? जिस दल के अंदर कोई चेहरा ही नहीं मुख्यमंत्री का एक व्यक्ति के सिवा, और फिर इनके यहाँ नहीं है। इनके यहाँ तो राव इंद्रजीत सिंह जी इंसाफ मंच के नाम से कार्यक्रम करते हैं, भाजपा के नाम से कार्यक्रम भी नहीं करते। रामविलास शर्मा क्या कह रहे हैं, जरा आप उनके वक्तव्य भी तो सुन लिया करो। अनिल विज क्या कह रहे हैं, उनके वक्तव्य भी सुन लिया करो। कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ क्या कह रहे हैं, उनके वक्तव्य भी सुन लिया करो। ये महत्वाकांक्षा हर दल में है, केवल कांग्रेस में तो नहीं है। गुटबाजी, बेटों को टिकट, बाहर के उम्मीदवार भाजपा ला रही है। भाजपा इतनी ही मजबूत पार्टी है तो 10 में एक सांसद ने क्या कहा, 4 तारीख को कांग्रेस बाहर, हरियाणा से 4 को नतीजे बाहर और कांग्रेस बाहर। आपके सांसद ने कहा है, आपने नहीं सुना? हमारे किसी सांसद ने नहीं कहा। झूठ बोलने की बात होती है, झूठ बोलने मेरे पास रिकॉर्ड है, ये मेरे पास दिखाओ ना, सुना दो। मैं चैलेंज दे रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं, मैं चुप हो रहा हूं। देखिए मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ उनकी। अभी आपके सांसद ने कहा है 4 को नतीजे बाहर और कांग्रेस हरियाणा से बाहर। ठीक है, अब जवाब दीजिए विद्रोही जी, जवाब दीजिए। ठीक है, सवाल हो गया, जवाब दे दे प्लीज। हाँ, मैं जवाब ही दे रहा हूँ सर। आपके ये झूठ बोल रही हैं, झूठ बोलने का, क्योंकि इनका काम है झूठ बोलना। झूठ बोलने का काम द्विवेदी जी, फिर बीच झूठ में बोल बोलने रही का है। काम कांग्रेस करती है। हमारे अरे बीच मैं में झूठ नहीं बता बोला रहा हूं, जाता। आप झूठ बोलती हम है। झूठ की राजनीति ठीक है, नहीं वैशाली जी करेंगे। सुन लीजिए उनको। हम तो सिर्फ जनता के हित की राजनीति क्या करते हैं। सुन लीजिए, वैशाली जी सुन लीजिए। आपको पता चलता है कि आप इनको जनता को ठीक है, वैशाली जी अब सुन लीजिए प्लीज, शांति। भाजपा को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, विद्रोही जी शांत है, वैशाली जी, विद्रोही जी शांत है, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा। जवाब दीजिए प्लीज। डाउन करते थे, मेरा यही आरोप है। चलिए विद्रोही जी जवाब दीजिए मुख्यमंत्री प्लीज। ने भी 20 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक कितनी झूठ बोली, कितनी घोषणाएं करी, एक भी जमीन पर लागू हुई। ये कह रहे हैं कि हमने एमएसपी दे दी 24 फसलों की। आपको पता होना चाहिए, क्या खरीफ फसल की आ गई मैदान के अंदर? क्या खरीफ फसल की बिक्री हो गई? खरीफ फसल 1 अक्टूबर के बाद आएगी। तो जब फसल आई नहीं, उससे पहले इन्होंने एमएसपी दे दी। जूट हरियाणा में होती है, नारियल हरियाणा में होती है। इन्होंने कहा हम बहनों को हमने 500 रुपए सिलेंडर दे दिया। आप बताइए हरियाणा में किस बहन को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है? ये कह रहा हमने नौकरी पक्की कर दी। कहा कर दी आपने? आप एक अध्यादेश लाए, वो अध्यादेश सब जानते हैं, अध्यादेश 6 महीने बाद लैप्स हो जाता है। आपके नेताओं की तरह नहीं है कि लूट लूट के घर में भर लिया है। देखिए तो जवाब सुन लो, जब ईडी की रेड फट रही है, लूट पा जाओ, जनता के 200 लूट पा जाओ। पे 400 सुप्रीम कोर्ट के आदेश घर में रख के बकवास कर रहे हैं, पे बैठ के जनता के मुझे लगता है कि मुझे लगता है मैं ठीक है, अब मेरे छोटा सा जवाब ले लूं मलिक साहब से, उसके बाद चर्चा का समापन करूंगा। मलिक साहब ये बताइए जो कांग्रेस की तमाम चीजें यहाँ पर विद्रोही जी कहते हुए नजर आए, तो किसान समुदाय, किसान वर्ग इन बातों से कितना इत्तेफाक रखता है? और जो तमाम नेता इस वक्त अलग अलग राजनीतिक दल के, देखिए ये बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, जो विद्रोही जी ने किया। जब बातों पर अडिग नहीं हो पाते हैं तो सबसे पहले पत्रकारों से लेकर वो एंकर को एक कैटेगरी में खड़ा करते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। ठीक है, अब मलिक साहब जो विद्रोही जी जो बात कहते हुए नजर आए, उससे किसान जो वर्ग है कितना इत्तेफाक रखता है? और साथ ही साथ जो तमाम राजनीतिक दल किसान की जो हरियाणा की 90 सीटों पर आप लोगों से संपर्क साध रहे हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी भी राजनीतिक दल नहीं छू पा रहे और किसानों को उम्मीद है कि उन पर बात हो, चर्चा हो, निर्णायक फैसले हों? देखो कुणाल जी, राजनीतिक दल ने कुछ जो हमारे देश के बड़े विद्वान लोग हैं, वो लोग भी खाप पंचायतों को और किसानों को साधने का काम कर रहे हैं। अभी कल एक मैसेज मिला था कि एक बहुत बड़े बाबा हैं, वो खाप पंचायतों के चौधरियों को ऑफर दे रहे हैं कि 1 हफ्ते का आपको बेंगलोर का टूर दे रहे हैं, फ्लाइट से आना जाना फ्री, आध्यात्म के नाम पे। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो खाप पंचायतें और किसान नेता मिलकर काम करते हैं, उनको फूट डालकर अलग करने का काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, षड्यंत्र राजनीति में ये लोग अपनाना चाह रहे हैं। लेकिन ये निश्चित है कि बीजेपी के
विरोध में किसान खड़ा हुआ है और उसके मुख्य कारण ये हैं कि किसानों के साथ जो अत्याचार किए गए हैं, चाहे वो रोड खोदना हो, चाहे वो किले बिछाना हो, या उन पर गोलियां चलाना हो, लाठी चलाना हो, या पंजाब के किसान को हाईवे बंद करके आने से मना करना हो। आपने एक प्रदेश को देश से अलग थलग कर दिया। क्या वो सड़क पंजाब के किसान की नहीं है? पूरा देश एक है। आप भाईचारे की बात करते हैं, पूरे देश की अखंडता की बात करते हैं, और एक प्रदेश को आप अलग थलग करने का काम करते हैं। तो उसको लेकर किसानों में विरोध है, और किसान नहीं चाहता कि बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि हरियाणा की सरकार सबसे बड़ा रोड़ा है किसान आंदोलन को कामयाब होने में। ये बीच में बैठी हुई है और ये किसानों की मांगों को पूरा नहीं होने दे रही है, और जो किसान आकर अपना धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं ये उनको आने नहीं देना चाह रहे। तो इस रास्ते को हटाने के लिए किसान वोट की चोट से इस सरकार को सबक सिखाने का काम करे। ठीक है, वैशाली जी जवाब दीजिए प्लीज। हमारे किसान अध्यक्ष को भी और देश के सभी किसानों को, स्पेशली हरियाणा के किसानों को, हमारे किसानों में कहावत है कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। तो ये हुआ है कि अच्छे लोग जो है ना, अच्छे किसान जो हैं, वो मिसगाइड करे गए हैं। आज भी, हर समय, उस समय भी मोदी जी खुद बात करने के लिए तैयार थे किसानों से, और ये जो सरकार है ये गरीबों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, किसानों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। अंतिम व्यक्ति में खड़े, सुनिए एक मिनट बात मेरी। नहीं, हम सुन रहे हैं, हमको बताइए। अध्यक्ष जी, जब किसान लगातार बातचीत करने को तैयार था, आपने बातचीत करी। आज तक मोदी जी ने कभी किसानों से बात करने का काम किया है? कभी मोदी जी ने किसानों से बात करने का काम किया है? उनको भेजते जिनके हाथ में कुछ नहीं है, वो जाकर कह देते हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और जब दबाव पड़ा, लगा कि हम अब निमट जाएंगे, हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी, फिर टीवी पे आते हैं, हाथ जोड़ते, किसान भाइयों हम माफी मांगते हैं और हम इसको ठीक करेंगे, और जब घर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। बताओ, एमएसपी की गारंटी पे क्या काम किया? 700 प्लस किसान शहीद हुए, उसमें क्या काम किया? ऐसे किसान जानने वाला नहीं है, हर किसान जानता है। आज पढ़ा लिखा किसान है, मलिक साहब सुन लीजिए उनको प्लीज। इंटरनेट मीडिया का युग है, उसने आपको लाने का काम किया, उस पर आपने झूठ परोसा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाई, वही यूनिवर्सिटी आज आपके खबर का मलिक साहब सुन लीजिए लगे हाथ। ठीक है, वैशाली जी जवाब दीजिए, फिर चर्चा का समापन। देखिए बस सिर्फ मैं, आप तो नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं, अगर कोई सुन रहा है, किसान जो हमारे किसान भाई हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगी, ये सच कहा किसान नेता ने कि आज जो युग है वो बुद्धिमत्ता का युग है। आज युग है कि किसी के बहकावे में नहीं आने का युग है। अगर इन लोगों के जो सिर्फ खुद सांसद बनना चाहते हैं, खुद नेता बनना चाहते हैं, आपने खुद देखा उस पावन धरती पर जहां एक एक मेरे किसान भाई का पसीना पड़ा था, अरे ये बताओ, अपने अधिकार की लड़ाई हाल जैसे जैसे समय आगे आ रहा है, लगातार मुद्दे बदलते जा रहे हैं, मुद्दे बदलतों के बीच सियासत भी लगातार बदलती नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस बड़े महत्वपूर्ण विषय पर खुलकर अपने अपने विचार रखने के लिए। इसी के साथ हमारी प्राइम टाइम डिबेट ललकार में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहें JK 24/7 न्यूज के साथ। स्टैंड पर पहुंची तो आखिरकार उसका आधार क्या था? ये बात छोटी छोटी सभाओं में बोलते रहते हैं। राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, मैं बीजेपी के गॉसिप का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। 4 विधायक थे।